हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री के क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए समझते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्री में पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों से हमें आइडिया मिलेगा। तो आइए यूपीएससी आईएएस प्री के क्वेश्चनों को हल करते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और ये प्राचीन भारत से लिया गया टॉपिक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कथन ए, पांडियन किलकुनक्कु समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कह रहा है जो पांडियन किलकुनक्कु समूह की जो रचनाएं हैं, अहम पुरम कविताएं जो हैं वो संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर कह रहा है कारण उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। यानी इन जो अहम पुरम कविताएं हैं उनको संगम साहित्य में प्रमुख न मान करके उनके विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है अहम पुरम को। तो पांडियन किलकुनक्कु समूह जो है उसमें अहम पुरम जो कविताएं हैं, ये तो बात सही है कि संगम रचनाओं का अनुवर्तन है, सही है। और यह भी बात कह रहा उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत, यानी इनको प्रमुख नहीं, प्रमुख के अन्य यानी विपरीत उनको रखा गया है, यानी उत्तर संगम रचनाओं में उन्हें सम्मिलित किया गया है अहम पुरम रचनाओं को। ये संगम साहित्य से पूछा गया क्वेश्चन है। कूट कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हम क्या देखते हैं कि जो पांडियन किलकुनक्कु समूह की अहम और पुरम जो कविताएं हैं वह संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। यह बात तो सही है, संगम साहित्य में है, लेकिन ये जो रचनाएं उनमें प्रमुख संगम रचनाओं में उन्हें नहीं शामिल किया गया, उनके विपरीत ये उत्तर संगम रचनाओं में इनको शामिल किया गया है। ये भी बात सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए और आर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की आर यानी आर जो कारण है वो ए का सही व्याख्या करता है। कैसे? अभी हमने देखा कि अहम और पुरम जो संगम साहित्य की रचनाएं हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो संगम साहित्य है उनसे ये अहम और पुरम रचनाओं के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा कह रहा है चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। यानी सीलोन यानी श्रीलंका पर किस चोल वंश के राजा ने जो सीलोन यानी श्रीलंका पे विजय किस शासक ने प्राप्त किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है आदित्य प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र और डी विजयालय। तो हम देखते हैं चोल राजाओं में जो सीलोन पर विजय प्राप्त किया था वो राजराजा प्रथम था। कौन? राजराजा प्रथम, राजराजा प्रथम ये था। और इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराया था और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। किसने? राजराजा प्रथम ने, जो चोल शासक था। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को बुरी तरह से परास्त किया और उसकी राजधानी जो अनुराधापुरम थी उसको यह बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और जब इसने नष्ट किया और इसने जो विजय क्षेत्र थे उसको ये मुक्त चोल मंडलम के नाम से रखा था और उसकी जो राजधानी थी वो इसने पोलनुरम करके बनाया था। वो राजधानी इसने बनाया था राजराजा प्रथम ने। तो अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट करके इसने अपने विजय क्षेत्रों को मुक्त चोल मंडलम के नाम से अपना क्षेत्र बनाया और उसकी पोलनुरुवा करके जो राजधानी थी उसको बनाया। और जो राजेंद्र प्रथम था
उसने श्रीलंका पर अपना 50 साल तक इसके बाद उसने शासन किया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजराजा प्रथम ने विजय प्राप्त की और इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराया था। उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट करके यह अपने विजित क्षेत्रों का नाम क्या रखता है? मुक्ति चोल मंडलम करके। ये बात याद रखना। तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया चोल राजाओं में। ठीक, तो दूसरे का आंसर राजराजा प्रथम हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये जो बौद्ध धर्म की चार संगीत हुई थी, बौद्ध संगीति, उनमें से जो चौथी संगीति है उसके बारे में पूछा गया है कि जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो कनिष्क यानी कश्मीर में कुंडलवन में ये जो हुई थी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है पार्श्व, बी नागार्जुन, सी है शूद्रक और डी है वसुमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। और बौद्ध धर्म की चार संगीतियां हुई थी। कौन कौन सी? एक हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसको अजातशत्रु ने राजगृह में स्थापित किया था। वह थी 483 ईसा पूर्व में। यह प्रथम बौद्ध संगीत थी। दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई, तो उसका ये था वैशाली में हुई थी। और इसका शासन करने वाला कौन था? कालाशोक। और इसमें जो अध्यक्षता यह चौथी की कश्मीर की वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो इस तरीके से इसका आंसर वसुमित्र हो जाएगा। चार संगीतियां थी, ये 483 में, दूसरी हुई 383 में और तीसरी हुई 251 ईसा पूर्व में और चौथी हुई प्रथम शताब्दी जिसमें कश्मीर में कुंडलवन में हुई और कनिष्क ने की और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो इस तरीके से ये चौथी हुई। तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में हुई, अशोक ने की। ठीक, इस तरीके से ये चार बौद्ध संगीति हुई। पहली राजगृह में हुई, अजातशत्रु ने की। दूसरी हमारी हुई ये वैशाली में, कालाशोक ने की। तीसरी हमारी हुई पाटलिपुत्र में, अशोक ने की। और चौथी हमारी ये कश्मीर में कनिष्क ने की। ठीक, तो इस तरीके से और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृत में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? कहा गया है कि हड़प्पा जो संस्कृत थी उसमें जो मोहरे और टेराकोटा की आकृतियां मिली हैं, उनमें कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। किस पशु का? उस पर निरूपण नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गेंडा और ऑप्शन डी है बाघ। तो हम देखते हैं कि हाथी, गेंडा और बाघ इत्यादि पशुओं की हमें कलाकृतियां मिलती हैं, लेकिन गाय को हम देखते हैं गाय को हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखा जाता। यह आर्यों का प्रिय पशु था। तो इस तरीके से ये हड़प्पा संस्कृत में गाय का चित्र नहीं मिला हुआ है। ठीक, ये आर्यों का प्रिय पशु था, लेकिन हाथी, गेंडा और बाघ की मोहरों जो हड़प्पा संस्कृत में मोहरें मिली टेराकोटा कलाकृतियों में, हाथी, गेंडा, बाघ इत्यादि पशुओं का उसमें वर्णन किया गया है, लेकिन गाय का नहीं हुआ। गाय आर्यों का प्रिय पशु था।
ना कि हड़प्पा संस्कृत का। फिर क्वेश्चन पांचवा कह रहा है, कथन ए, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण कह रहा आर, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। कोड क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमने देखा कि ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और वह बौद्ध महायान शाखा का समर्थक था, ये बात सही है। लेकिन यह शिव भक्त और विष्णु का भक्त था। और मान्यता यह है कि हर्षवर्धन प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को यह भोजन करवाता था। हर्षवर्धन, मान्यता यह है। तो हर्षवर्धन, और इसी के ये जब हर्षवर्धन अपना वो करता है महायान बौद्ध शाखा प्रयाग में, तो इसमें चीनी यात्री जो आता है ह्वेनसांग, इसी के शासनकाल में आता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आता है तो इसी के शासनकाल में आता है। तो वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना, केवल नहीं बनाना चाहता, केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है, कारण का ये कथन नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और वह केवल महायान शाखा, क्योंकि यह महायान शाखा से जुड़ा था, लेकिन यह शिव भक्त भी था और विष्णु भक्त भी था। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये सही दोनों है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी और जिसमें इसने चीनी यात्री ह्वेनसांग को भी शामिल किया था, इसी के शासनकाल में वह आया था। और वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, यह भी बात सही है। और इसने क्या कहा, इसने किया क्या, वह अपने जीवन 500 ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था, वह प्रतिदिन, मान्यता ये है। ठीक, तो ये बात हर्षवर्धन के बारे में याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। 4 वेद हैं हमारे, ठीक, उसमें से चारों वेदों में से किस एक में, जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, किस वेद में किया गया। तो हम आंसर ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। तो हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया है, अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, जादू टोना, जादुई और वशीकरण, ठीक, वशीकरण ये है। और ऋग्वेद में ऑप्शन आंसर इनसे भी पूछ लेगा कभी कदार, तो ऋग्वेद में हमें देव स्तुति मंत्र मिलते हैं, देव स्तुति मंत्र मिलते हैं। और यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद में क्या मिलता है, यजुर्वेद में पूजन विधि मिलती है, कैसे पूजा होगी, कैसे क्या होगा, वो पूजन विधि हमें यजुर्वेद से मिलती है। और सामवेद से क्या मिलता है, सामवेद से संगीत हम देखते हैं, संगीत को, ठीक। तो हमें चारों वेदों में क्या क्या, ऋग्वेद में हमें देव स्तुति मिलती है, यजुर्वेद में हमें पूजन विधि मिलती है, और संगीत सामवेद में मिलती है, और जादू टोना और वशीकरण ये सब हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो इस तरीके से इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन है और ये प्राचीन भारत से उठाए गए टॉपिक हैं। आप ज्यादातर अगर पढ़ें तो जो साउथ के बोर्ड हैं, बोर्ड की किताबों से ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए, ये संगम साहित्य, ये दक्षिण भारत में बहुत चलता है संगम साहित्य, तो संगम साहित्य से ये क्वेश्चन उठाया गया, ठीक। ये चोल राजा
ये भी आपको वही दक्षिण भारत ज़्यादातर मिलेगा। किताबों में यहाँ भी है, लेकिन उतना स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है जहाँ से ये क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। ये पूछता केवल दक्षिण भारत में जो बौद्ध हैं उनकी किताबों से ये ज़्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। बौद्ध संगीत हमने बताया कि 4 होती हैं, ठीक। तो कैसे ये क्वेश्चन बनाता है ये देखिए। आप पढ़ते चलिए और रियलाइज करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछता था और किस तरीके के पूछने की संभावना है। इन क्वेश्चनों से आइडिया लगेगा। आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। बस इसी बात पे आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।